गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कैसे एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है, उस पर कैसे चार्ज लाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम क्या था लास्ट क्लास में? ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये था एक बैटरी, ये है सर्किट का रेजिस्टेंस, यहां है स्विच, ठीक है। ये स्थिति था। बैटरी है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। तो लेटर से बैटरी के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V नॉट। कहने की बात नहीं है कि ये जो छोटा सा टर्मिनल जिधर दिखाते हैं वो लोअर पोटेंशियल को दिखाता है, और जहां बैटरी का बड़ा सा ये टर्मिनल दिखाते हैं वो हायर पोटेंशियल को दिखाते हैं। तो शॉर्ट में अगर कहा जाए कि अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू V नॉट, जिसको लोग EMF ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये सारा चीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कशन होगा। अभी मुख्य मुद्दा क्या है? हाउ टू चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो बस हम एक टर्म बताएं कि जो बैटरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF ऑफ द शेल भी कहते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कैपेसिटेंस C है, और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, चलिए इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, ये रहा स्विच क्लोज कर दिए, ठीक है। तो करने के बाद क्या होगा? बैटरी एक्चुअल में होता क्या है? बैटरी को थोड़ा सा अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाएं, बैटरी को थोड़ा एनलार्ज करके इंटरनल स्ट्रक्चर बताएं कि बैटरी के अंदर होता क्या है। तो वाया केमिकल रिएक्शन, जो नॉर्मल शेल्स जो हम यूज करते हैं वहां पे वाया केमिकल रिएक्शन, जो दो साइड्स है बैटरी का, उधर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस इस तरह से कंटिन्यूअसली मेंटेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्लियर कट है कि ये जो होगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा ना। अच्छा, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं या बढ़ते हैं तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। मान लीजिए कि ये टर्मिनल V1 पोटेंशियल पे है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लेंथ ऑफ द शेल जो है वो L है। तो सिंपल सी बात है कि V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्मिनल एंड फर्स्ट टर्मिनल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ गुने दूरियल। कैसे? जब आप 1 टर्मिनल से 2 टर्मिनल पे 1 कूलम चार्ज को लेके जाइएगा तो आपको कितना वर्क करना होगा? 1 गुने E गुने L। तो 1 गुने E गुने L, यही तो है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द शेल हुआ, ठीक है। इसी चीज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं? यहां पे V नॉट से। E इंटू एल नहीं बताया। E क्या है? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप किया गया है वाया केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इतना चीज हम लोग नहीं बताते हैं डिटेल में, जब इसका डिस्कशन करते हैं हम लोग शॉर्ट में ये बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों बैटरी के पास V नॉट है, ठीक है। अच्छा, अब याद आना चाहिए आपको, एक इक्वेशन डेवलप किए थे हम लोग कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज किए, इसको स्विच बोलिए, स्विच को क्लोज किए
बैटरी अंदर में ऐसा है, बैटरी एक्चुअल में। तो थोड़ा सा एक्चुअल सिनेरियो यहाँ बना के दिखाते हैं कि आपको फीलिंग आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल सिनेरियो। तो एक्चुअल सिनेरियो ये है, ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ? थोड़ा वायर को मोटा करके दिखा रहे हैं। ये एक पतला सा वायर ही है, लेकिन उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं कि क्या है सिचुएशन। अब जैसे ही स्विच को आपने क्लोज किया तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, क्या होगा? क्या होगा? ये जो प्लस है, ये जो कंडक्टर, ये वायर तो कंडक्टिंग होगा ना, तो कंडक्टिंग वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको खींचना शुरू करेगा और बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी ये इधर जाना शुरू करेगा और इधर पहुंच। ठीक है, सिमिलरली इधर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ऑलरेडी वो इस माइनस चार्जेस से रिपेल होगा। तो मतलब इस साइड का इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहा है और इस साइड का इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके, प्लस से अट्रैक्ट होके कुछ वेलोसिटी गेन करके इस साइड पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इधर का इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ प्लस डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ प्लस डेवलप होगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ प्लस डेवलप होगा एंड सो ऑन करते करते आपका सिचुएशन क्या होगा कि अल्टीमेटली प्लस कहाँ डेवलप होगा, यहाँ, और माइनस कहाँ डेवलप होगा, यहाँ। तो लेटर से एट एनी टाइम टी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल के क्रॉस V नॉट है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या ये जो एरो बताए हैं ये करंट का डायरेक्शन है? जो सर्किट में करंट है उसका डायरेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सर्किट में जो करंट होता है, ये जो हम एरो बनाए ये तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का एरो है। और हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को करंट का मूवमेंट नहीं मानते हैं। करंट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मोशन के जस्ट उल्टा मानते हैं, कन्वेंशन। पुराने जमाने में लोगों को नहीं पता था कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स है जो करंट को कंस्टिट्यूट कर रहा है। उस समय लगता था कि कोई प्लस चार्ज है जो करंट फ्लो करा रहा है, तो तब भी ठीक है। देखिए, माइनस चार्ज का ऐसे जाना इज इक्विवेलेंट टू प्लस चार्ज का ऐसे आना। अच्छा, फील कीजिए, अगर प्लस चार्ज आया होता ऐसे, तब भी तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज डेवलप होता, और प्लस इस प्लेट से अगर प्लस ऐसे मूव किया होता तो इस प्लेट पे माइनस ही ना बचा रहता। तो शॉर्ट में अगर मैथमेटिकली जाइए तो इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट या प्लस चार्ज का उल्टा मूवमेंट, ये मूवमेंट इक्विवेलेंट है। तो आगे से हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि करंट का जो डायरेक्शन है, सर्किट में करंट का डायरेक्शन, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के उल्टा है। मतलब हम लोग करंट क्या मानेंगे, ये रहा करंट किसी भी समय t पे, एट एनी टाइम t। करंट हम क्या माने सर्किट में, I। करंट का मतलब क्या होता है कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, वही करंट होता है। तो शॉर्ट में कहिए तो चार्ज क्या होगा, चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा होगा बताइए। तो इस सर्किट में चार्ज जिस रेट से फ्लो कर रहा है उसी को अगर करंट कहते हैं, तो जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है, उसी रेट से ना चार्ज यहाँ डिपॉजिट भी होगा। जिस रेट से पाइप में पानी फ्लो करेगा, यहाँ टंकी है पानी को स्टोर करने वाला, उसी टाइप का स्थिति है ना कि यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है और यहाँ चार्ज को स्टोर करने वाला टंकी है, टैंक, देहाती में टंकी बोलते हैं, टैंक है, कैपेसिटर है। तो कॉमन सेंस है कि करंट अगर आई है तो जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है उसी रेट से यहाँ चार्ज स्टोर हो रहा है।
तो dq बाई dt इज इक्वल टू करंट I। मतलब जिस रेट से ये चार्ज बदल रहा है समय के साथ वही करंट के बराबर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फिर से बता दें कि वो क्या इक्वेशन डेवलप किए थे कि हम लोग जहां से शुरू करते हैं वहीं पे पहुंच जाएं तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होना चाहिए। कॉमन सेंस है ना भैया, जहां से हम चले हैं वहीं पे अगर घूम फिर के लौट आए तो पूरा प्रोसेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज और फील्ड्स की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है साफ साफ दिख रहा है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से जो भी फील्ड डेवलप हुआ तो कंजर्वेटिव है ना। तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या करते हैं, लेटर से कि यहाँ एक पॉइंट लिए, यहां से यहां पहुंचे, तो यहां से यहाँ आने पे कितना से पोटेंशियल बढ़ा है उसको लिखिए। कितना से पोटेंशियल बढ़ गया, वी नॉट से। यहां से यहाँ ये तो वी नॉट से पोटेंशियल बढ़ गया है, तो इतना हो गया। अब यहां से यहां तक कोई बाधा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पोटेंशियल का नुकसान नहीं हुआ है। यहां से यहाँ आने पे वी नॉट से पोटेंशियल बढ़ा होगा, ठीक है, वी नॉट। यहां से यहां जाने पे, यहां से यहां जाने पे ध्यान दीजिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो कितने से घटेगा भैया, हमको पता है कि Q बराबर C डेल्टा V होता है, याद है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इस इक्वेशन से, Q बाई C। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में गए होते, ऐसे गए होते, तो पोटेंशियल बढ़ा होता कितने से, Q बाई C से। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग जा रहे हैं तो इतने से पोटेंशियल घटा है। तो यहां से आने पे वी नॉट से बढ़ा था पोटेंशियल, और फिर यहां से यहां जाने पे कितने से घट गया है, कितने से, Q बाई C से। यहां तक पहुंचे हैं, यहां कोई बाधा नहीं, यहां पे। अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस है, आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन के अलावा मूव कीजिएगा तो वोल्टेज घटता है, कितने से घटता है, IR से। There is a potential drop of IR if you move along the direction of current in the resistor। रजिस्टर जो होता है बाधक होता है करंट के फ्लो में, और IR का ड्रॉप क्यों आता है इसका रीजन भी होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी काम की बात है कि IR का ड्रॉप होगा, तो हम यहाँ से यहाँ आएंगे, मतलब जहाँ पे पहुंचे थे वहां पे पहुंच रहे हैं, तो कितना का ड्रॉप हुआ, यहाँ से आने पे IR का तो ड्रॉप हुआ तो माइनस IR। लेकिन फॉर्चुनेटली हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए ना, तो तब तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो ये आया है वो कितने के बराबर होना चाहिए, जीरो। भाई जहां से चले वहीं पहुंच गए तो नेट ड्रॉप इन पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि ये वाला पार्ट थोड़ा फिर से बताया जाए, इसलिए हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा शुरू से बताया है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि I को देखिए क्या है, यहां लिखिए वी नॉट माइनस क्यू बाई सी माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर बराबर जीरो। तो मुझे अगर सच में इच्छा है, इफ वी वांट टू नो चार्ज Q on capacitor as a function of time, अगर आपको जानने का मन है तो क्या करना होगा, then we have to solve कौन सा इक्वेशन, ये। तो अब हम इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखते जाइएगा, आई क्या था, डी क्यू बाई डी टी। इस आर को उधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा, वी नॉट बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी। अच्छा, अब क्या करें, लाइक टर्म्स को एक तरफ, तो चार्ज वाले जितने टर्म्स हैं उसको एक तरफ लाइए, तो इसको एज अ होल पूरा नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई आर माइनस क्यू बाई आर सी। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, नीचे यहाँ सी से और ऊपर यहाँ सी से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए सी से, नीचे भी, ठीक है। यहाँ पे डी टी रहा, इसको इंटीग्रेट कीजिए जीरो से किसी जनरल टाइम टी पे। शुरू में चार्ज कितना रखे थे कैपेसिटर पे, आप कोई चार्ज नहीं रखे थे, और आप क्यू किसको माने हैं, इसको माने हैं, इसको जो पॉजिटिव प्लेट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाने वाला है, उस पे जो चार्ज आ रहा है उसको आप क्यू माने हैं, ठीक है। तो शुरू में तो जीरो था, बाद में किसी जनरल समय पे स्मॉल क्यू डेवलप होगा। अच्छा, तो अब इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन तो टी है, ध्यान इधर आना चाहिए, आर सी को ऊपर भेजिए, आर सी डिवाइडेड बाई सी वी नॉट माइनस क्यू और डी क्यू बराबर डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी, तो टी ही होगा, इस पे ध्यान दीजिए, ये जीरो से क्यू है। अच्छा, क्यों ना ये आरसी को उधर भेज दें, तो क्या बचेगा, डी क्यू बाई सी वी नॉट माइनस क्यू का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से क्यू, और ये क्या बनेगा, टी बाई आर सी। कॉमन सेंस की बात है कि इस फॉर्मेट का जो इंटीग्रेशन है कैसे सॉल्व होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सी वी नॉट माइनस क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल दैट इज -1, और इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो से क्यू, और यहाँ है टी बाई आर सी, है कि नहीं। हम लोग यहाँ तक पहुंचे, अब थोड़ा पानी पिया जाए। अब ध्यान दिया जाए, आप यहां तक पहुंच गए, तो क्यों ना हम इधर वाली इक्वेशन को मिटाएं। अच्छा, ये चीज क्या, -1 को उधर भेज दीजिए, तो बचेगा क्या, ln सी वी नॉट माइनस क्यू फ्रॉम जीरो से क्यू बराबर माइनस टी बाई आर सी। दिस इंप्लाइज दैट क्यू रखिए तो ln सी वी नॉट माइनस क्यू माइनस ln, अब ये जीरो रखिए यहाँ पे, तो सी वी नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी। लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, ln सी वी नॉट माइनस क्यू बाई सी वी नॉट बराबर माइनस टी बाई आर सी। सॉल्व होके क्या आएगा, ln हटा दीजिए तो क्या आएगा, सी वी नॉट माइनस क्यू बाई सी वी नॉट बराबर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो सी वी नॉट माइनस क्यू बराबर सी वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यहां तक पहुंचे आप। अब इधर वाला जो स्टेप है इसको मिटाया जाए। अब दिस इंप्लाइज दैट Q जो है कितना निकल के आया, सी वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है,
तो आप तो निकाल के रख दिए। चार्ज ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप तो निकाल के रख दिए, किस तरह से वैरी कर रहा है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप निकाले हैं, है ना। अब ध्यान दीजिए, इससे कुछ कॉमन सेंस, t बराबर 0 रखिए, यहीं से निकल के आएगा एट t इक्वल टू 0। देखिए तो चार्ज कितना निकल के आया, ये चार्ज क्यू कहाँ वाला है, ये वाला चार्ज कितना निकल के आया, t बराबर 0 रखिए तो क्या निकल के आएगा, सी वी नॉट 1 माइनस 1 तो 0। और एक चीज ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली देखा जाए तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब वेरी लॉन्ग टाइम के बाद ये वाला टर्म जो है 0 बनेगा, ठीक है। नहीं तो ऑलवेज ये जो चार्ज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नजर आ रहा है ना। तो एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, और प्रैक्टिकली ऐसे बोलिए आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम चार्ज q किसको अप्रोच कर रहा होगा, अप्रोचिंग कहना चाहिए, या फिर ऐसे लिखिए सी वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी, यानी कितना के बराबर हुआ, सी वी नॉट। ये कैसे हो गया, अप्रोक्सीमेटली हुआ एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में तो टाइम कभी इंफिनिटी बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा लेकिन इंफिनिटी नहीं बनेगा। तो शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम चार्ज जो इस कैपेसिटर पे अपीयर होने वाला है वो कितना है, Q मैक्स जो अपीयर होगा वो कितना के बराबर है, C इंटू वी नॉट, ठीक है। वी नॉट क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इंटू कैपेसिटेंस, ये है मैक्सिमम चार्ज जो इस पे आएगा, ठीक है। एक चीज तो ये दिख रहा है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जो बैटरी होता है ना वो खुद से कोई चार्ज नहीं दे रहा है इसको। बैटरी क्या कर रहा है, गौर से देखिए, पंप की तरह काम कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ना कि पंप क्या करता है, एक ग्राउंड का पानी को उठा के टैंक में डाल देता है, ठीक है, वाटर टैंक में। वैसे ही बैटरी क्या कर रहा है, इस प्लेट का चार्ज को उठा के इस प्लेट के चार्ज पे डाल रहा है, अगर प्लस चार्ज के सेंस में बात करें। और एक्चुअल चार्ज सेंस में बात कीजिएगा तो पहला प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बैटरी क्या कर रहा है, दूसरे प्लेट पे जाके डिपॉजिट कर दे रहा है। रियलिटी में ये हो रहा है। तो मतलब बैटरी जो है कोई अपने से चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बैटरी बस पंप का काम कर रहा है। किसको पंप कर रहा है, चार्ज को एक प्लेट से पंप करके दूसरे प्लेट पे डाल रहा है। तो एक चीज जरूरी है जानना कि बैटरी is acting like a pump for charges. It is not a source of charge. सोर्स नहीं है, चार्ज प्रोवाइड नहीं कर रहा है बैटरी कैपेसिटर्स को। इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज फॉर कैपेसिटर्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और भी चीजों पे डिस्कशन अभी होगा, पहले इस चीज को आप ध्यान से देखिए। आगे से अब तो आप आराम से बहुत सारा डिस्कशन कर सकते हैं। एक और डिस्कशन आप क्या कर सकते हैं कि कोई बोल सकता है एग्जामिनर कि ड्रॉ और प्लॉट द वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन द कैपेसिटर। ये प्लॉटिंग करवा सकता है, फंक्शन तो यहां आपको दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, t बराबर 0 पे चार्ज 0 है और बहुत लंबा समय बीत जाएगा तो चार्ज किस वैल्यू को अप्रोच करना चाह रहा है, किस वैल्यू को, CV नॉट को। मतलब यहां CV नॉट बनाइए और CV नॉट वैल्यू
को चार्ज छूना चाह रहा है, छू नहीं पा रहा है एग्जैक्टली, बहुत लंबे समय के बाद ऑलमोस्ट छू देगा। ठीक, ये चीज है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आरसी अपीयर हुआ है ना इक्वेशन में, इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो टाइम के नीचे जो आरसी आया है, कॉमन सेंस लगाइए, एक्सपोनेंट के पावर में टी बाई आरसी है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन टाइम का होगा वही डायमेंशन आरसी का होगा। तो आरसी डायमेंशनली टाइम के बराबर है, याद रखिए। ठीक है, डायमेंशनली। और आरसी को एक और नाम दिया गया है, इज ऑल्सो नोन एज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आरसी वाला जो टर्म है इसका महत्व क्या है, आरसी है क्या। ठीक है, तो इस बात पे अब चर्चा करते हैं। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लेंगे ना तो आपको दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए लेटस से T इज इक्वल टू आरसी, मतलब जिस समय का आप चर्चा कर रहे हैं कैपेसिटर के बारे में, वो समय का मोमेंट है इक्वल टू आरसी। तो उस समय चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सी भी नॉट 1 माइनस ई की पावर -1 होगा। अच्छा, यानी दिस इंप्लाइज दैट Q बराबर सी भी नॉट इंटू ई -1 बाई ई। अच्छा, तो T बराबर आरसी का खासियत क्या हुआ कि जिस वक्त, अब E -1 बाई ई अप्रोक्सीमेटली कितना के बराबर होता है बताइए, E -1 अप्रोक्सीमेटली E-1 बाई ई अप्रोक्सीमेटली कितना के बराबर होता है बताइए। तो मेरे हिसाब से आप लोग सोच लिए होंगे कि टाइम कांस्टेंट कितना के बराबर होगा। देखिए, टाइम कांस्टेंट जिसको आप बोले हैं आरसी, उस वक्त चार्ज जो है सी वी नॉट इंटू ई -1 बाई ई है। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 -1 बाई ई, और ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली आता है 0.63 सी वी नॉट। ठीक है, ये जो वैल्यू आता है 0.63 सी वी नॉट। तो आप ही बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आरसी सेकेंड्स बीता होगा उस वक्त कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वो 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल है। मतलब टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट दैट इज आरसी इज द टाइम आफ्टर विच the capacitor will store approximately 63% of the maximum charge that it can store। ये डेफिनेशन हो गया टाइम कांस्टेंट का। ये ध्यान देने वाली बात है, टाइम कांस्टेंट का ये डेफिनेशन हो गया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो आरसी है ना, ये वो स्पेशल मोमेंट है, वो स्पेशल टाइम है जिस वक्त 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर्ड होगा। चलिए अगले मुद्दे पे आते हैं धीरे धीरे, अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा क्या है? ठीक है, जब चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, आपको जानने का मन ये होगा ना कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा था आई, करंट मतलब, करंट का मतलब होता है कि किस रेट से चार्ज इस वायर के थ्रू हमेशा फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो करंट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है। भैया जिस रेट से फ्लो कर रहा होगा उसी रेट से तो यहाँ स्टोर हो रहा है, तो क्यों ना हम इसी के ऊपर जो चार्ज है उसी का रेट ऑफ चेंज निकाल लें, तो निकाल ले रहे हैं। तो कितना आएगा यहाँ देखिए, d बाई डी टी ऑफ सी वी नॉट माइनस d बाई डी टी ऑफ e की पावर माइनस t बाई आर सी। ये कितना, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये जीरो हो जाएगा। e की पावर माइनस t बाई आर सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, है कि नहीं? तो मतलब कहने का मतलब है जो करंट है, करंट जो है सर्किट में वो कैसा आया है? यहाँ पे सी वी नॉट माइनस, यहाँ पे सी वी नॉट भी होगा, सी वी नॉट सी सी, यानी वी नॉट बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस समय के साथ करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि एट इनिशियल मोमेंट दैट इज t इक्वल टू 0 करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, और जो कि मैक्सिमम है एक्चुअल में, इससे ज्यादा करंट का वैल्यू कभी नहीं होगा। देखिए उसका तो घट रहा है एक्सपोनेंशियली, और वेरी लॉन्ग टाइम के बाद, यानी एट t टेंडिंग टू इंफिनिटी करंट इन द सर्किट किस वैल्यू को छू रहा है? 0 को। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लंबे समय के बाद सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, लंबे समय के बाद सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे सीवी चार्ज है, यहाँ माइनस सीवी चार्ज है, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, ऑलमोस्ट हल्का फुल्का बदलाव तो हो ही रहा है इस इक्वेशन से, कि कभी भी एग्जैक्ट जो है टाइम इंफिनिटी होगा नहीं, तो कभी भी क्यू जो है कांस्टेंट परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कहने का सेंस है कि बहुत लंबे समय के बाद इस पे चार्ज ऑलमोस्ट सीधी हो जाएगा और इस पे माइनस सीधी हो जाएगा। ये है, इसका वेरिएशन बना है, क्या होगा? करंट वर्सेस टाइम, t बराबर 0 पे करंट है v नॉट बाई आर, और एक्सपोनेंशियली घटना है, और एक्सपोनेंशियली घटते हुए फाइनली 0 हो जाएगा। तो ये रहा करंट वर्सेस टाइम। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ किया जाए, बातें तो समझ में आया नहीं, इसको अच्छे से और फिर से रीड्रॉ किया जाए।
याद करने के ख्याल से आप ये भी देख सकते हैं, बैटरी का जिधर हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है उधर ही प्लेट पे प्लस चार्ज अपियर हो रहा है, और जिधर बैटरी का लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है उसी साइड प्लेट पे, कैपेसिटर के प्लेट पे माइनस चार्ज अपियर हो रहा है। ये सब समझने वाली बात है। रेजिस्टेंस आर, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट या ईएमएफ बोलिए, सेल का ईएमएफ V नॉट। अच्छा, यहां से आप कुछ देखे, करंट के वेरिएशन से कुछ देखे कि जब शुरुआत में था t बराबर 0, उस समय करंट जो सर्किट में है V नॉट बाई आर है। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर नहीं रहा होता और सिर्फ ये बैटरी और रेजिस्टेंस रहा होता, मान लीजिए कैपेसिटर के बदले एक वायर रहा होता, तो कैसा फिगर रहा होता? कैपेसिटर के बदले सिंपल एक कंडक्टिंग वायर लगा होता और बाकी सेटअप वैसा ही रहा होता, तो कहानी कैसा बना होता? ऐसा। अब बताइए, तो इस वक्त सर्किट में कितना करंट फ्लो किया होता? तो कॉमन सेंस की बात है, इस तरह से चार्ज को बैटरी क्या कर रहा होगा? पंप कर रहा होगा कंटिन्यूअसली ऐसे राउंड सर्कल में, राउंड ट्रिप में। तो आप तो ओम्स लॉ पढ़े हैं 9th में, अगर बैटरी V नॉट है ईएमएफ का और रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करता है सर्किट में, याद है? अरे सिंपल सी बात है भैया, यहां से यहां गए तो कितना से पोटेंशियल बढ़ा, यहां से आने पे V नॉट, वही मेथड जो अभी सीखा है। अब कोई ड्रॉप यहां तक नहीं हुआ, यहां से आने पे घटता है वोल्टेज IR से, तो माइनस IR कहां पहुंच गए? जहां से चले थे। तो तब तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। इससे I कितना निकल के आया? V नॉट बाई R। तो मतलब आप ये कहिए ना कि जब इस तरह का सर्किट रहता तो करंट ऑलवेज कितना होता? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस ऑलवेज होता। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए, कम से कम t बराबर 0 पे तो करंट वही है ना, V नॉट बाई R जो यहाँ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप स्विच क्लोज किए होंगे, दैट इज एट t इक्वल टू 0, ठीक है, उस समय कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा है? कैपेसिटर इज बिहेविंग, मतलब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इज बिहेविंग like a conducting wire। ऐसा लग रहा है कि यहां शॉर्ट सर्किट कर दिया गया, मतलब वायर जोड़ दिया गया, मतलब एज इफ द कैपेसिटर इज, एज इफ ये इफ है, एज इफ द कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किटेड, मतलब किसी कंडक्टिंग वायर से इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि इनिशियल मोमेंट पे कैपेसिटर के चार्जिंग के दौरान कैपेसिटर का बिहेवियर ऐसा है जैसे यहाँ एक सिंपल कंडक्टिंग वायर है। अच्छा, उसी लॉजिक से बहुत लंबे समय के बाद करंट 0 है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि मान लीजिए सर्किट में करंट 0 कब होगा? जब सर्किट में कोई ब्रेक हो। ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए ये फिगर ना हो कि अगर ये फिगर भी दिए होते तो सर्किट में कितना करंट आया होता है इस फिगर के लिए, बताइए। तो इस फिगर के लिए तो साफ है ना, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज के मूवमेंट के लिए कंप्लीट पाथ नहीं मिल रहा है, तो करंट यहाँ ऑलवेज क्या होगा? 0। ऐसा नहीं लग रहा है कि जब समय बहुत लंबा बीत गया है तो उस समय यहाँ पे भी करंट तो 0 ही हो रहा है, मतलब कैपेसिटर का बिहेवियर काफी लंबे समय बाद ओपन सर्किट की तरह हो रहा है। जैसा मान लीजिए कि यहाँ पे सर्किट ओपन हो गया, करंट को फ्लो करने का रास्ता ही नहीं है, इस तरह का फीलिंग दे रहा है ये सब जानने का जरूरत है। क्यों हम बता रहे हैं इसे समझिएगा। दो इंपॉर्टेंट बात बताएं। इनिशियली एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर
is behaving like a conducting wire. दूसरा, after a very very long time the capacitor is behaving like an open circuit. ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया, ठीक है। उस चीज को हमने यहां लिखा है, तो उस चीज को अब लिखने का यहां पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बात समझिए। और भी बहुत सारे मुद्दा पे अभी डिस्कशन होना बाकी है। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि बहुत लंबे समय के बाद इस वाले प्लेट पे CV0 चार्ज और यहाँ -CV0 चार्ज अपीयर हो जाएगा। मतलब बहुत लंबे समय के बाद, चूंकि सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस है अब उसमें बदलाव होना बंद हो जाएगा। मतलब कैपेसिटी का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का जो अवस्था है उसमें बदलाव होना बंद हो जाएगा। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस है वो अब स्थिर हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, उस तरह के स्टेट को, जब उस तरह के मोमेंट को जब कैपेसिटर का स्टेट में अवस्था में बदलाव होना बंद हो जाए, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट कब हुआ? लिटरली जब टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, तो तब कैपेसिटर को, यहां पे कैपेसिटर को हम क्या बोल रहे हैं, इज इन स्टेडी स्टेट। और मीनिंग हम बता ही दिए स्टेडी स्टेट का, कि उसके ऊपर का चार्ज अब समय के साथ चेंज होना ऑलमोस्ट बंद हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो आगे से हम क्यों ये बात बोले कि स्टेडी स्टेट, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सीधे क्वेश्चन पूछता है ना कि फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो दिमाग में तुरंत मेरा याद रखिए कि जब स्टेडी स्टेट होता है उस समय कैपेसिटर को जोड़ने वाला जो रास्ता है बैटरी से, बार बार बोल रहे हैं, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट के समय कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और या फिर ऐसे समझिए कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, यही हो गया। तो अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस वक्त सीधे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखिए, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो आप नहीं भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी मेथड सिखाए हैं कि यहां से यहां जाने पे कितना का वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, V0 का। यहां से यहां आने पे कितना का, मान लीजिए यहाँ पे अल्टीमेटली चार्ज Q0 है और यहाँ -Q0 है एट स्टेडी स्टेट। आपको मेथड सिखा रहे हैं कि डायरेक्टली स्टेडी स्टेट पे चार्ज कैसे लिखा जाए। तो यहां से यहाँ गए तो V0, यहां से यहाँ गए तो -Q0/C वोल्टेज का ड्रॉप। और स्टेडी स्टेट पे कोई करंट फ्लो करता नहीं है, तो करंट 0 है, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां से यहां तक आ ही गए, मतलब इतना का ही राउंड ट्रिप में वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या निकल के आया, तो मतलब आप अगर ये चीज दिमाग में रखे हुए हैं कि ओपन सर्किट की तरह या फिर जीरो करंट वाला बिहेवियर अगर आपको याद है कैपेसिटर का, कब, एट टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो तब तो आप सीधे स्टेडी स्टेट का चार्ज लिख सकते हैं ना कैपेसिटर के ऊपर, है ना। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन कभी कभी देखिए क्या होता है, सो हम आपके दिमाग में डाल दे कि जैसे एक फिगर देते हैं, ठीक है।
कंफ्यूजन आपको बता दें कि बच्चा का कंफ्यूजन होता है क्या। मान लीजिए कभी कभी आपको ऐसा फिगर दे, ये R1 रेजिस्टेंस है, इस तरह का कोई एक सर्किट दे दे, ये R2 है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का जो है ईएमएफ जो है V0 है, यहाँ कैपेसिटेंस C है, और मान लीजिए यहाँ कोई स्विच है जिसको हम t बराबर 0 पे क्लोज कर दिए, और एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछा है कि स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर का चार्ज बताइए। तो आपको पता है कि स्टेडी स्टेट पे इस वाले ब्रांच से, कौन से वाले ब्रांच से, जिस ब्रांच से जुड़ा है कैपेसिटर, मतलब इस वाले ब्रांच से, ये वाला इस वाले ब्रांच से करंट क्या होना चाहिए, 0। मतलब ये स्थिर अवस्था में आ चुका है, स्टेडी स्टेट का मतलब। और हमसे पूछा है कि उसी समय कैपेसिटर का चार्ज, तो सीधे देखिए उस चीज का हम यूज कर लेंगे। यहां से यहां जाने पे कितने से पोटेंशियल बढ़ा है, V0 से यहां जाने पे, यहां, ठीक है। यहां से यहां आने पर मान लीजिए सर्किट में करंट आई है, तो क्योंकि जैसे ही स्विच क्लोज किए तो अब आपके मन में डाउट हुआ, सर यहाँ तो करंट 0 है। भैया यहाँ ना करंट 0 है, स्विच क्लोज करने के बाद एक दूसरा रास्ता भी है ना जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे तो कोई कैपेसिटर नहीं है, इसमें से स्टेडी स्टेट में करंट नहीं जाएगा, इसमें से एट स्टेडी स्टेट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कौन सा डाउट का चर्चा कर रहे थे, कि बहुत बच्चा क्या करता है कि स्टेडी स्टेट बोले नहीं कि पूरा सर्किट में से ही करंट को गायब कर देता है। नहीं भैया, अगर कोई रास्ता अवेलेबल है पानी को फ्लो करने के लिए तो उस रास्ता से तो यहाँ पंप पानी भेज ही देगा। हाँ, ये रास्ता अवेलेबल नहीं होगा कब, एट स्टेडी स्टेट, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में पहुंचने वाला है बहुत लंबे समय बाद। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि करंट आई इस वायर से है और यहाँ पे करंट आई पहुंचा है इस जंक्शन पे, लेकिन इधर कुछ नहीं जाएगा, तो सारा करंट जो आई फ्लो करना है वो इसी से निकल जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक है, मतलब हमको समझ में आ गया कि जो करंट यहाँ है, जो बहाव यहाँ है चार्ज का, वही बहाव यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए, और हमको चाहिए यहाँ इस पे कितना वोल्टेज है, इस पे कितना चार्ज है। तो ध्यान दीजिएगा कि लेटर से यहाँ प्लस चार्ज है Q0, तो नीचे वाले प्लेट पे होगा माइनस Q0। अगर हम गलत एज्यूम करेंगे ना तो Q0 जिसको हम प्लस माने हैं उसका वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम गलत एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो अब अपने सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि हाउ टू सॉल्व कि स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए वही स्थिति V0 और करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे रेजिस्टेंस में, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है कितना से, IR से IR1, इसमें आइए, या फिर चलिए इसी में आ जाइए, कैपेसिटर वाले रास्ते हैं, पूरा एक रास्ता घूम जाते हैं, यहां आइए, यहां से यहां आइएगा, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर आइएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मूव किया तो वोल्टेज घटेगा, कितने से घटेगा माइनस Q0/C, याद है ना, Q बराबर CV होता है। तो यहां पहुंच गए, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है, तो मतलब जहां से चले थे घूम के आप वहीं आ गए हैं, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए। अच्छा, तो चार्ज कितना आया स्टेडी स्टेट पे, C V0 माइनस IR1, देख लीजिए। अब आप बोलिएगा कि सर सब कुछ तो पता है लेकिन आई तो नहीं ना पता है, आई भी तो निकालना है। बिल्कुल निकलेगा, आई कैसे निकलेगा, तो इस वाले लूप में आप वही मेथड अपनाइए कि नेट वोल्टेज ड्रॉप इन अ राउंड ट्रिप 0 होना चाहिए। तो यहां से यहां चले तो क्या होगा, V0, यहां से यहां माइनस IR1, यहां पहुंचे, यहां से यहां तो माइनस IR2, और वहीं पहुंच गए क्योंकि यहाँ और कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, परफेक्ट कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस यहाँ है नहीं। तो इससे क्या पता चला, करंट I का वैल्यू V0/R1 प्लस R2, तो I का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो कितना आंसर हो जाएगा, Q0 बराबर C V0
माइनस V0 R1 बाई R1 प्लस R2, जो कि शॉर्ट में अब क्या लिखेगा, Q0 बराबर CV0 R2 बाई R1 प्लस R2, है कि नहीं। तो मतलब आप स्टेडी स्टेट पे डायरेक्ट चार्ज लिख सकते हैं कैपेसिटर पे विदाउट फाइंडिंग चार्ज Q ऑन कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ बच्चा क्या करता है कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालता है और निकाल के फिर t को टेंडिंग टू इंफिनिटी करता है, तो उससे भी आंसर यही आएगा, लेकिन उतना कीजिएगा क्यों, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो डिस्कस करना था कि अगर स्टेडी स्टेट का चर्चा करें तो तुरंत कैसे बता सकते हैं। अच्छा, तो हम इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे ना, देखिए क्या। वही फिगर ठीक है, वही फिगर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो स्विच था यहाँ पे, याद है, अगर क्वेश्चन है कि एकदम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी किस मोमेंट का बात कर रहा है, t बराबर 0। क्वेश्चन है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड द current in the कैपेसिटर ब्रांच, जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उस ब्रांच में कितना करंट होगा, मतलब इस वाला पोर्शन में कितना करंट होगा। करंट का मतलब होता है कि किस रेट से यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो रहा होगा, प्रैक्टिकल मीनिंग तो यही है। अच्छा, जिस रेट से यहाँ प्लस आ रहा होगा तो उस रेट से इधर इस वाले प्लेट से प्लस जा रहा होगा, भाई होना ही चाहिए, जिस रेट से इस पे प्लस आएगा उस रेट से यहाँ से प्लस जा रहा होगा। तो ऐसा लग रहा है मानो कि कैपेसिटर ना होके एक पाइप की तरह इसका बिहेवियर है। ठीक है, और ऑफ कोर्स इससे कुछ करंट आ रहा होगा, कुछ इधर बटा और कुछ इधर बटा, मतलब बोल दीजिए ना कि करंट आई यहाँ आया तो कुछ पोर्शन इधर आया I1 और बचा हुआ पोर्शन यानी I माइनस I1 इसमें से आया, फिर यहाँ पे दोनों मिलके जुड़ा होगा और यहाँ से करंट कितना आ रहा होगा, I एकदम पाइप की तरह नहीं, पानी बह रहा है, मान लीजिए पंप है, I रेट से पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ तक आया, पाइप दो डिवीजन मिला, कुछ पानी इस पाइप में चला गया, कुछ पानी इस पाइप में चला गया, फिर यहाँ मिला, फिर पूरा, एकदम ऐसे समझिए बातों को। क्वेश्चन है फिलहाल कि फाइंड द करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच, किस मोमेंट पे, एट t इक्वल टू 0, दैट इज जस्ट आफ्टर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो बताइए क्या होना चाहिए, आप ही बताइए क्या होना चाहिए। फिर वही टेक्निक याद है आपको, हम क्या बोले थे कि
स्विच को जस्ट क्लोज करने के बाद कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है बताइए। ऐसा होता है मानो कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर है ही नहीं, शॉर्ट सर्किटेड वायर है, कर लिए। कॉमन सेंस का बात है कि इधर देखिए, इधर कोई अभी शॉर्ट सर्किट वायर लग रहा है, मतलब इधर कोई बाधा ही नहीं है करंट के फ्लो में, बाधा ही नहीं है, और इधर R2 बाधा है। मतलब कि सारा का सारा करंट जो यहाँ से आ रहा होगा वो किससे फ्लो करने लगेगा, जिसमें कोई बाधा नहीं है। मतलब इधर कोई करंट आएगा ही नहीं इस ब्रांच में, सारा इसमें जाएगा। ठीक है, मतलब सारा करंट जो है इसमें आएगा। इसको समझने का ऐसे भी तरीका है कि इस वाले ब्रांच में कितने का वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो याद है I गुने R, तो R तो है नहीं, तो 0 वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए इस वाले ब्रांच में। और ये ब्रांच पैरेलल है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा भैया वही तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, है कि नहीं। तो इसमें तो 0 वोल्टेज ड्रॉप है, तो इसमें भी 0 वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। तो लेटर से कि इसमें अगर कोई करंट I' जा रहा होता तो I' इंटू R2 वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू कितना होना चाहिए था, I' इंटू R2 गिव्स मी वोल्टेज ड्रॉप इन दिस ब्रांच, लेकिन वो वोल्टेज ड्रॉप इस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होना चाहिए, तो इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि I' दैट इज इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए, 0। आप लॉजिकली भी जा सकते हैं, न्यूमेरिकली जा सकते हैं, जैसे जाना है। मेरा काम हो गया कि आपको बता दिए कि इस ब्रांच में इनिशियली कोई करंट नहीं जाएगा, सारा ऐसा बिहेवियर होगा। अब तो बात ही खत्म है। करंट I का वैल्यू क्या होगा, V0 बाई R1, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, और क्या क्या चर्चा किया जाए, देखते रहिए। ठीक है, अब इस पे Q था, इस पे माइनस Q था, याद आ रहा है कुछ कि Q का एक्सप्रेशन क्या आया था, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आया था। और हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, उसको डेल्टा भी बोल दीजिए या भी बोल दीजिए, जो मन है, हम यहाँ डेल्टा भी बोल रहे हैं, ये मानते हुए कि प्लस वाला टर्मिनल घटे माइनस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल लिखेंगे, तो मतलब हायर घटे लोअर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी है। तो ये कितना के बराबर होना चाहिए, Q प्लस वाला चार्ज याद है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C, Q बराबर C भी होता है, याद कीजिए। तो Q यहाँ है C V0 बाई C 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। समझा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी आप बता सकते हैं। तो एग्जामिनर का मर्जी है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप तैयार रहिए। ये सब चीज है, और भी चीजों पे आ रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, कि जब इस पे Q चार्ज आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, हर पल dQ चार्ज हर पल आ के यहाँ डिपॉजिट हो रहा होगा, और यहाँ से हर पल dQ चार्ज निकल रहा होगा और यहाँ पे आके डिपॉजिट हो रहा होगा। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हर dt टाइम इंटरवल पे dQ चार्ज इस पाइप से होके यहाँ पे आ रहा है, ऐसे समझिए, ऐसे डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ से आके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है।
उसी तरीके से धीरे धीरे समय के साथ चार्ज क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू। तो मेरा क्वेश्चन है कि बैटरी, ऐसा नहीं लग रहा है कि पंप है, एक एजेंट है जो कि चार्ज को एक प्लेट से खींच के दूसरे प्लेट पे ला रहा है। तो भैया एजेंट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है देखिए, जब ये DQ चार्ज यहाँ पे रहता, मान लीजिए इस वाले का नाम टर्मिनल 1 बोलिए और इस वाले का नाम टर्मिनल 2 बोलिए, तो जब DQ चार्ज जब यहां से यहां आता है, बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे आता है, तो उस समय देखिए क्या हो रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड साइन के साथ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 बोलिए, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विथ साइन गुने पोटेंशियल V1 क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, पोटेंशियल ऑफ अ लोकेशन गुने चार्ज गिव्स मी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। ये चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन 1 का है और लोकेशन 2 का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, dq into v2। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dq एट लोकेशन 1 ये है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ dq एट लोकेशन 2 क्या है, ये है। मतलब जितना से भी dq चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है वो कौन बढ़ाया है, बैटरी ही ना बढ़ाया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन, कितना वर्क डन, छोटा वर्क डन dw बाय दी बैटरी ऑन dq चार्ज कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, बैटरी के एग्जिट टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है और एंट्री टर्मिनल पे उसका डिफरेंस, यही ना है, ये है वर्क डन बाय द बैटरी ऑन DQ चार्ज। लेकिन हमको तो पता है कि V2 घटे V1 ही ना V0 दिया है, तो यानी कि DQ इंटू V0 ये हो गया स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी ऑन चार्ज DQ। अच्छा, शुरू में अगर हमको चाहिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन on the charges, on all the charges that has flown through it का आंसर क्या होगा, तो भैया जोड़ना होगा ना उसको। टोटल वर्क डन बाय बैटरी का आंसर क्या होगा, V0 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट किसको कीजिएगा, DQ को। शुरू में 0 था और अल्टीमेटली कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, CV0। तो कितना आंसर आएगा, V0 इंटू CV0, यानी बैटरी कितना वर्क किया है चार्जेस पे, इतना। और वर्क करने का फिजिकल मतलब क्या होता है, एनर्जी देना। तो बैटरी ने चार्जेस को कितना एनर्जी दिया है, CV0 स्क्वायर। अच्छा, और कैपेसिटर के फील्ड में एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, चार्ज के डिपॉजिट होने पे कैपेसिटर के फील्ड में एनर्जी कितना डिपॉजिट हुआ है, ये तो आपको पता होना चाहिए। या फिर चार्ज Q स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C बोलिए, या हाफ CV स्क्वायर बोलिए। याद आ रहा है कुछ डिराइव हुआ था। अच्छा, तो Q का वैल्यू है कितना अल्टीमेटली, तो CV0 अल्टीमेटली, तो CV0 चार्ज आया था ना इस पे, तो उसका स्क्वायर बाय 2C कितना निकल के आया, हाफ CV0 स्क्वायर। दिख रहा है ना, कैपेसिटर के फील्ड में एनर्जी स्टोर इतना है, हाफ CV0 स्क्वायर, जबकि बैटरी जो एनर्जी दिया था चार्जेस को इतना है। तो बैटरी ज्यादा एनर्जी दिया है, जबकि एनर्जी स्टोर जो हुआ है कैपेसिटर में कम हुआ है। बाकी एनर्जी गया कहाँ, वर्क हुआ है इतना, एनर्जी मिला चार्ज को इतना, अल्टीमेटली एनर्जी जो स्टोर हुआ है कैपेसिटर पे वो इतना हुआ है, तो आधा एनर्जी गया कहाँ। तो कॉमन सेंस लगे तो आधा एनर्जी जो है
हीटिंग में गया, हीट लॉस में, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ है। और मेजोरिटी हीट एनर्जी कहाँ पे रिलीज हुआ है? यहाँ रेजिस्टेंस है ना, यहाँ याद है कुछ, जब हीटर से या रेजिस्टर से करंट फ्लो करता है तो वहाँ हीटिंग होता है और उसके फॉर्म में एनर्जी का नुकसान होता है। तो यहाँ एनर्जी का नुकसान हुआ है। और कुछ एनर्जी कहाँ नुकसान हुआ होगा? जब चार्ज फ्लो करके प्लेट पे गया होगा तो प्लेट अचानक से चार्ज कुछ वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और यहाँ प्लेट पे जाके तुरंत रुक जा रहा है। तो हो क्या रहा है? चार्ज प्लेट को हीट कर रहा है। मतलब चार्ज अगर आ रहा है dq यहाँ पे, तो यहाँ पे आके प्लेट्स को हीट कर रहा है। हीट मतलब ये वाला हीट, ठोकर मार रहा है। तो इस हीटिंग की वजह से क्या लिबरेट हो रहा है? क्या हो रहा है? ये हीटिंग हो रहा है। मतलब HIT वाली हीटिंग की वजह से HEATING वाला हीटिंग हो रहा है। तो मतलब हम हीट कहाँ रिलीज होगा इस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के दौरान, वो बता रहे हैं। एक रेजिस्टर से, रेजिस्टर एक्ट्स लाइक फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन होता है ना, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ज के लिए पैदा कर रहा है, बाधा पैदा कर रहा है। तो होता क्या है, जब रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो चार्जेस बहुत कोलाइड करता है अंदर में मॉलिक्यूल्स, अंदर के वायर के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। तो शॉर्ट में कहिए ना कि चार्जेस जो है अंदर में ड्यू टू सेवरल कोलिजन्स लूजेज सम ऑफ देयर एनर्जी एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड एज हीट। तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का नुकसान हुआ है। अच्छा, कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में नुकसान कहाँ हुआ है? यहाँ प्लेट्स के आसपास, जहाँ जो चार्ज है हीट कर रहा है प्लेट को, ठीक है, और कुछ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। तो आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि जो आधा एनर्जी का नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ हाफ CV0 स्क्वायर is in the form of क्या? हीटिंग। उसको हम अलग से अंडरलाइन कर दें। ठीक है, लेकिन हम एक चीज आपको बता दें, प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर रजिस्टर है ना तो ऑलमोस्ट सारा ही हीट एनर्जी यहीं पे रिलीज होता है। यहाँ प्लेट को हीट करने के लिए बहुत ज्यादा, जब रजिस्टर है ना तो प्लेट को हीट करते समय बहुत ज्यादा मतलब नेग्लिजिबल हीट रिलीज होता है। मेरा बात फिर से सुनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर लाइक दिस, मेजोरिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड और मेजोरिटी ऑफ दिस एनर्जी हाफ CV0 स्क्वायर, मेजोरिटी मतलब ऑलमोस्ट सबका नुकसान यही हो चुका होता है। वेरी नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ हाफ CV0 स्क्वायर, वेरी नेग्लिजिबल पोर्शन गोज इनटू हीटिंग ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि सच में रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी का नुकसान कितना हुआ है? हाफ CV0 स्क्वायर का। देखिए रेजिस्टेंस के इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 3 बोलिए और इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 4 बोलिए। अच्छा, आप तो पढ़े हैं ना, आपको बताया ना कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जब मूव कीजिएगा और मान लीजिए करंट आई है रेजिस्टर में,
तो कितना का वोल्टेज ड्रॉप होता है, IR का। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि V3 हायर पोटेंशियल पे है, V4 लोअर, ये कितना के बराबर है, IR। अच्छा ध्यान से सुनते जाइएगा। लेटर से जो DQ चार्ज आ रहा था ना अभी जिसका चर्चा कर रहे थे, वो DQ चार्ज जब यहां पे था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ DQ चार्ज एट टर्मिनल 3 कितना है, DQ इंटू V3, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ DQ एट टर्मिनल 4 कितना है, DQ इंटू V4। ऑफ कोर्स V4 छोटा है, V4 छोटा है, V3 बड़ा है, तो मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था चार्ज का, यहाँ कम हो गया है, तो एनर्जी का नुकसान हुआ है। कितने एनर्जी का नुकसान हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट लॉस इन एनर्जी, किसका, DQ चार्ज का। तो कितना का लॉस हुआ है, तो लॉस जब बता ही रहे हैं तो सीधे लॉस जब बोले रहे हैं तो इनिशियल घटे फाइनल कर दिए तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, लॉस इतना से नुकसान हुआ है। तो DQ इंटू V3 माइनस V4 है कितना, IR। ध्यान दीजिएगा ये हुआ लॉस इन एनर्जी, ठीक है। अच्छा ये लॉस इन एनर्जी कितने मोमेंट में हो गया, चार्ज DQ को फ्लो करने में कितना समय लगता है, DT। अच्छा तो लॉस इन एनर्जी in dt time interval is dq into IR. So this implies that loss in energy per unit time कितना हो जाएगा, dq डिवाइडेड बाई dt इंटू IR। लेकिन dq बाई dt क्या होता है, I, तो सीधे बोले ना I स्क्वायर R, यानी शॉर्ट में याद आ रहा है कुछ इसको देख के, I स्क्वायर R रजिस्टर के अंदर पर यूनिट टाइम जो हीट एनर्जी लिबरेट हो रहा है या रिलीज हो रहा है कितना हो रहा है, पर यूनिट टाइम इतना एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, I स्क्वायर R। तो ये तो पर यूनिट टाइम हो रहा है ना, हमको चाहिए कि पूरे चार्ज जो फ्लो कर रहा था जितने समय तक वो पूरे समय में कितना हीट लिबरेट हुआ है रजिस्टर में। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि हीट रिलीज्ड इन dt टाइम में कितना होगा, I स्क्वायर R, ये पर यूनिट टाइम में हीट रिलीज था, तो पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल गिव्स मी हीट रिलीज्ड इन dt टाइम। अब इसी को जोड़ दें, इसको भी जोड़ दें, तो दिस इंप्लाइज दैट टोटल हीट लिबरेटेड कहां पे, इन रजिस्टर, इन R, I स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन। लेकिन टाइम कहां से कहां तक जाएगा, याद है कि कैपेसिटर का प्रैक्टिकली जो चार्जिंग हो रहा था, मतलब अगर थोड़ा सा ही सही हल्का सा भी, तो इंटीग्रेशन जाना कहां से कहां चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हमको ये काम करना है, तब ये पता कर लेंगे कि सच में हाफ CV0 स्क्वायर जो बोले थे ना एनर्जी का नुकसान हुआ है, वो हाफ CV0 स्क्वायर एक्चुअल में यहाँ पे हीट एनर्जी फॉर्म में रिलीज हुआ है, ये प्रूफ होने जा रहा है, देखिएगा। करंट का एक्सप्रेशन याद है, करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना था, V0 बाई R e की पावर माइनस t बाई RC। Therefore I स्क्वायर R dt
का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू v0² बाई r² इंटू आर, और इसका e⁻²t बाई RC dt फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, ये कितना निकल के आएगा, v0² बाई r e⁻²t बाई RC dt फ्रॉम 0 से इंफिनिटी बराबर v0² बाई r, इसका इंटीग्रेशन रखिए, e⁻²t बाई RC डिवाइडेड बाई क्या करें, -2 बाई RC, 0 से इंफिनिटी, ये r से ये r गया, ये c ऊपर आ जाएगा, एक्सप्रेशन क्या आया, माइनस ये c ऊपर आएगा, तो cv0² बाई ये 2 माइनस है नहीं, और अंदर में क्या बचा, e⁻²t बाई RC, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी डालिएगा यहाँ तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और ये 0 यहाँ डालिएगा तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो शॉर्ट में -cv0² बाई 2 इंटू -1 आया ना, तो यानी कि कितना आया, cv0² बाई 2। प्रूफ हो गया ना कि रजिस्टर में जो टोटल हीट रिलीज होगा, टोटल जब तक चार्ज फ्लो करेगा, वो कितना आया, हाफ cv0²। अब तो दिख रहा है ना कि बैटरी जो वर्क किया था, मतलब बैटरी जो चार्ज को एनर्जी दिया था वो इतना दिया था, उसका आधा पोर्शन हीट में रिलीज हुआ है और आधा पोर्शन यहाँ एनर्जी में स्टोर हुआ है, चार्ज फील्ड में जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट जनरेटेड। ये बोला जा सकता है कि जितना एनर्जी बैटरी दिया वो कहां कहां गया है, कुछ हिस्सा गया है कैपेसिटर के एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ हिस्सा हीट में रिलीज हो गया है। ठीक है, चूंकि रजिस्टर चार्ज को ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है बाधा पहुंचा चुका है, तो जब चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होगा तो जो हीटिंग इफेक्ट होगा, टकराने वाला इफेक्ट, वो नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल हीट एनर्जी रिलीज होगा, सारा हीट एनर्जी यही रिलीज हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल आपको एक इनसाइट दे रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। देखिए ये सब चीज तो डेरिवेशन के लिए ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट कैसे लिखें, तो भैया बहुत सारा चीज आप डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। जब कभी देखिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0 है और इसके लोअर टर्मिनल से जब भी कोई चार्ज हायर टर्मिनल की तरफ जाएगा तो सीधे चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने से ही एनर्जी बढ़ेगा, किसका, dq का। तो शॉर्ट में चार्ज जो फ्लो कर रहा है बैटरी से मल्टीप्लाइड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस फ्लो किया है, वही चार्ज का एनर्जी में बढ़ोतरी है। अगर वही चार्ज ऐसे नहीं जाके अगर ऐसे गया होता तो तब हायर से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज गया होता, उस वक्त वर्क डन बाय बैटरी क्या होता, तब क्या होता, -dq इंटू V0। ये माइनस साइन क्या बताता है कि बैटरी ने इस केस में जब चार्ज हायर से लोअर टर्मिनल की तरफ जा रहा है, उस केस में बैटरी निगेटिव वर्क कर रहा है। निगेटिव वर्क का मतलब होता है कि बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दिया नहीं है, बल्कि बैटरी ने चार्ज का एनर्जी लिया है। समझिएगा, जब निगेटिव वर्क होता है किसी के द्वारा, यानी वो एजेंट जो है किसी को एनर्जी नहीं दे रहा है, बल्कि वो उस सामने वाला सिस्टम का एनर्जी ले रहा है। ठीक है, तो जब बैटरी के हायर टर्मिनल को क्रॉस करके लोअर टर्मिनल की ओर अगर कोई चार्ज dq जाएगा, तो उस वक्त वर्क डन बाय बैटरी जो होगा -dq इंटू V0 होगा। ठीक है, मतलब चार्ज का एनर्जी घटेगा। ठीक है, और बैटरी का एनर्जी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस होगा। ठीक है, अभी जो शॉर्ट में बताना थे बताएं। तो आगे से क्या कहिएगा,
कि अगर चार्ज Q लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी सीधे क्या कीजिएगा, Q मल्टीप्लाइड बाय V नॉट, और अगर हायर से लोअर जाएगा तो सीधे क्या कहिएगा, माइनस Q इंटू V नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये सब तुरंत लिखने का आदत होना चाहिए, यानी कि एकदम पूरा बेसिक से वो सब लिख रहे हैं जो अभी करवा रहे थे, है ना। एक स्पेशल केस अब लेते हैं। एक स्पेशल केस लेते हैं, पानी पी के। आग नहीं लेते हैं अभी। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सर्किट बना है जिसमें आर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम नहीं दिए हैं, मतलब जीरो है। यहां पे हम रेजिस्टेंस क्या दिखाएं, मतलब इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका फिजिकल असर क्या पड़ेगा इस सर्किट पे, सो ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिए, चार्ज का एक्सप्रेशन याद है क्या लिखे थे इस कैपेसिटर पे, CV नॉट इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC। ठीक है, ये था ना जब R था, तो अब बस R क्या हो गया, R का वैल्यू जीरो हो गया है ना, तो पुटिंग R बराबर जीरो, R जीरो रखने पे क्या होगा, ये दूसरा एक्सप्रेशन को देखिए तो E की पावर माइनस T बाई जीरो इंटू C, और ये टर्म हो गया इंफिनिटी और साथ में माइनस है, तो मतलब शॉर्ट में बोलिए ना E की पावर माइनस इंफिनिटी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब इस ये टर्म ही गायब हो जाएगा, मतलब शॉर्ट में कहा जाए ये टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये टर्म अगर गायब हो गया तो फिर तो क्या बचा, मतलब टाइम का डिपेंडेंसी ही खत्म हो गया चार्ज के एक्सप्रेशन में, मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट Q बराबर CV नॉट हो गया। इसका फिजिकल मतलब समझे कि चूंकि बाधा है ही नहीं, तो कैपेसिटर के जो इस प्लेट पे CV नॉट आएगा और इस प्लेट पे जो माइनस CV नॉट आएगा वो होने में नेग्लिजिबल टाइम लगेगा, नेग्लिजिबल यानी, और आइडियली बोलिए तो जीरो टाइम, नेग्लिजिबल टाइम टू चार्ज कंप्लीटली। ठीक है, परफेक्ट रास्ता मिल गया है चार्ज को मूव करने के लिए, कोई बाधा ही नहीं है, फ्री एकदम रास्ता है। तो नेग्लिजिबल समय में चार्ज जो है पूरा का पूरा जो आना था स्टेडी स्टेट वाला चार्ज वो अपीयर हो जाएगा इन नेग्लिजिबल टाइम। ठीक है ना, तो रेजिस्टर का एब्सेंस क्या करवा दिया कि विद इन नेग्लिजिबल टाइम कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट पे पहुंचा दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, परफेक्टली तो CV नॉट नहीं आता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 99% जो है चार्ज तुरंत 99 से भी ज्यादा तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में आप बोलिए ना कि कैपेसिटर हैज अचीव्ड इट्स स्टेडी स्टेट
इन नेग्लिजिबल टाइम इन द एब्सेंस ऑफ रजिस्टर। लेकिन एक स्पेशल चीज अभी देखिए, बैटरी से टोटल कितना चार्ज लोअर से हायर टर्मिनल से गुजरा है, मतलब जब यहां से चार्ज आ रहा होगा, ऐसे समझिए, जब कैपेसिटर का चार्जिंग हो रहा था तो क्या हो रहा था, ऐसे करके ये चीज ऐसे हो रहा था ना, ऐसे चार्ज आ रहा था ना, तो बार बार बैटरी के लोअर से हायर टर्मिनल की तरफ चार्ज आ रहा था, तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी, तो अभी सिखाया था ना शॉर्टकट, ये टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा इससे इस पे, तो CV नॉट, तो चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस, तो V नॉट, और लोअर से हायर पे गया है तो बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगा, तो दिखा दिए पॉजिटिव में है ना ये, बैटरी अभी कितना वर्क कर रहा है, CV नॉट स्क्वायर, टोटल वर्क डन by battery during complete charging of capacitor is CV naught square, whereas कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड कितना है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन कैपेसिटर कितना है बताइए, अब भी उतना ही है, याद है, चार्ज ऑन कैपेसिटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, इससे क्या निकल गया है, हाफ C इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV नॉट स्क्वायर, कौन सा वोल्टेज जो इसके क्रॉस हो, कॉमन सेंस है ना कि जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो चार्ज CV नॉट डिवाइडेड बाय C कितना है, V नॉट जो बैटरी का है, तो हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो हाफ CV स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड विद इन कैपेसिटर, वेयर जो एनर्जी सप्लाई किया गया था चार्ज को वो फिर CV नॉट स्क्वायर है। अब कहां गया, अब ये हाफ CV नॉट स्क्वायर का नुकसान कहां गया, वेयर डज द लॉस ऑफ हाफ CV नॉट स्क्वायर गो, कहां चला गया, अभी तो कोई रजिस्टर यहाँ पे नहीं है, तो देखिए यहां समझने वाली बात है, हुआ क्या है कि चूंकि रजिस्टर नहीं है तो चार्ज जो है स्लो डाउन नहीं, मतलब यहाँ पे बड़ा तेजी से चार्ज जो है, मतलब कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे गया है, तो यहाँ पे दो चीजें हुआ है कि यहाँ पे जब चार्ज एक अच्छा खासा वेलोसिटी से जीरो स्टेट पे आया है, मतलब अच्छा खासा वेलोसिटी से चार्ज आ रहा था और इस प्लेट को से टकराने के बाद ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी पे चला गया, तो मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्लेट का हीटिंग हुआ है, प्लेट से कोई चीज तेजी से टकराया है, रुक गया है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इज वेरी सिग्निफिकेंट, किसका हीटिंग, ऑफ प्लेट्स इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस एनर्जी का नुकसान हुआ है, और हल्का सा एनर्जी का नुकसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के भी फॉर्म में होता है, a small energy loss also takes place via इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जरिए क्यों थोड़ा सा हल्का सा एनर्जी नुकसान होता है, देखिए जैसे ही स्विच को क्लोज किए तो चार्ज राइट वाला प्लेट से बड़ा तेजी से रजिस्टर के एब्सेंट में बहुत तेजी से इस प्लेट पे आया है और फिर रुक गया है, तो मतलब अच्छा खासा वेलोसिटी गेन करके फिर अचानक से जीरो वेलोसिटी पे पहुंच गया, तो मतलब बड़ा तेजी से डिसेलरेट किया है चार्ज यहां से ध्यान दीजिए, रेस्ट से शुरू किया है और बहुत अच्छा खासा वेलोसिटी गेन कर लिया, और फिर यहाँ पे अच्छा खासा वेलोसिटी से चार्ज रेस्ट पे आ गया, मतलब चार्ज का एक्सेलरेशन हो रहा है और यहाँ पे चार्ज का डिसेलरेशन हो रहा है, तो आप तो पढ़े हैं ना कि एक्सेलरेटेड चार्जेस
एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे हल्का सा कि एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, मतलब फोटॉन्स के रूप में एनर्जी का नुकसान होगा। तो वो भी थोड़ा सा स्लाइट एनर्जी जो है इसके फॉर्म में भी नुकसान हुआ है, लेकिन मेजोरिटी एनर्जी जो है हीटिंग ऑफ द प्लेट्स में गया है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इतना एनर्जी का नुकसान कहाँ गया है, मान लीजिए जब रजिस्टर भी होता तब पूछता तो आप बोलते न्यूमेरिकली बोला जाए तो प्रैक्टिकली सारा यहीं चला गया है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली कोई पूछे कि सारा सोर्स ऑफ एनर्जी लॉस बताइए, बस बता दीजिए, डेल्टा भी अगर एनर्जी का नुकसान कोई करवाया है तो उसका आप सोर्स का नाम बताइए, तो आपको बोलना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में कुछ एनर्जी यहाँ हीटिंग ऑफ प्लेट्स पे हीट के फॉर्म में, और मेजोरिटी एनर्जी यहाँ रजिस्टर में हीटिंग की वजह से। अगर यहाँ रजिस्टर होगा तो रेजिस्टेंस होगा तो समझ में आना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल चीज भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड हमको लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें आपको समझा दिया गया है और एक लमसम सा आइडिया आपको मिल भी गया होगा कि क्या क्या चीज इन्वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स में आज आप लोग बहुत सारा चीज पढ़े। आपके लिए एक होमवर्क है कि जो आज आपको एक क्वेश्चन दिए थे इस टाइप का, V0 स्विच R1 R2 कैपेसिटर C स्विच क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, कैपेसिटेंस का वैल्यू C। क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज Q on the capacitor as a function of time, मतलब किसी भी जनरल टाइम पे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट में चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये होमवर्क है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का जैसा आइडिया हमने आपको दिया है वैसा ही थोड़ा सा आइडिया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में देंगे। कि मान लीजिए कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज्ड है और हम चाहते हैं कि उसके प्लेट्स का चार्ज अब नहीं रहे प्लेट्स पे, मतलब दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे 0 चार्ज आ जाए, तो हाउ कैन वी डिस्चार्ज अ कैपेसिटर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, वो डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।